हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th एंड 12th का, है ना, मैथ का चैप्टर 1। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th के मैथ के चैप्टर 1 यानी समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समुच्चय यानी कि सेट। तो सबसे पहले जानेंगे कि समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय किसे कहा जाता है? सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। बस सिंपल सा डिफिनेशन है, सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाएगा? समुच्चय कहा जाएगा। अब देखते हैं कि यह संग्रह क्या होता है ना। ये जो वर्ड है संग्रह, संग्रह से आप लोग परिचित होंगे। संग्रह मतलब क्या? किसी भी चीज का संग्रह यानी इकट्ठा, है ना। जैसे बाजार में आप लोग जाते होंगे तो आप देखते होंगे लोगों का बहुत सारा भीड़ है, तो वह भीड़ है तो क्या है? लोगों का संग्रह है। अगर किसी टोकरी में जो है बहुत सारे आम है तो आमों का वह क्या है? संग्रह है ना। तो इस चीज को संग्रह बोला जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जो आपका टीम होता है वह खिलाड़ियों का क्या होता है? संग्रह होता है ना। तो यह संग्रह हुआ। अब वह संग्रह अगर सुपरिभाषित होगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे यानी कि समुच्चय बोलेंगे। यह संग्रह अगर सुपरिभाषित होगा तो इसे समुच्चय बोला जाएगा, अन्यथा इसे समुच्चय नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सुपरिभाषित होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बतलाइए कि आपके कक्षा में जो है सबसे तेज विद्यार्थी कौन कौन है? आपकी कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थी कौन कौन है? तो हो सकता है आपकी कक्षा में बहुत सारे तेज स्टूडेंट होंगे, इंटेलिजेंट विद्यार्थी होंगे, तो आपको कहा जाएगा कि उसका कलेक्शन कीजिए यानी संग्रह कीजिए। तो आप 4-5 विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। किसी और से पूछा जाएगा तो वो भी कुछ का नाम लिखेंगे। इसी तरह से बहुत प्रत्येक लोगों से पूछा जाएगा तो सब जो है अपना अपना सेट बनाएंगे। तो क्या यह सभी जो सेट बनाएंगे, ये जो सभी व्यक्तियों का कलेक्शन करेंगे जो तेज विद्यार्थी है, तो क्या सभी तेज विद्यार्थी का सेम रिजल्ट आएगा? तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं। हो सकता है आपकी नज़र में तेज विद्यार्थी कोई और हो, किसी और के नज़र में क्या हो? कोई और हो। तो ऐसी स्थिति में जब सबका रिजल्ट सेम नहीं आएगा तो उसे हम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। ठीक है, सुपरिभाषित किसे कहेंगे? जब सबका रिजल्ट क्या है? सेम आए। हो सकता है कि यहाँ पर किसी का रिजल्ट सेम आए, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों से पूछा जाए तो वहाँ पे क्या है? डिफरेंट वैल्यूज आएंगे विद्यार्थियों का, इसलिए इसको सेट हम नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर लेकिन यहाँ पे आपसे कंडीशन में पूछा जाए कि बताइए कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह बनाइए। ठीक है, तो आपकी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होंगे क्या होंगे? परफेक्ट होंगे, मतलब 50 या 60 कुछ भी होंगे। तो अगर हम उन विद्यार्थियों का संग्रह बनाए, चाहे आप बनाए कोई भी बनाए, है ना, तो क्या करेंगे? उसमें विद्यार्थी तो सेम, जैसे 50 है तो 50 का ही संग्रह बनाना है और सेम विद्यार्थी सबके लिए होगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है। कौन सा संग्रह है? सुपरिभाषित। अगर यह संग्रह सुपरिभाषित है तभी इसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे यानी कि समुच्चय बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह बनाइए, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ठीक है, स्वरों का संग्रह। तो आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो आपने ये बनाया। अगर आपकी कक्षा के किसी और विद्यार्थी से पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह बनाओ, है ना, संग्रह बनाओ, तो वो भी क्या बनाएगा? यही एलिमेंट रखेगा, ए से लेके ए, आई, ओ, यू। या विश्व के किसी भी लोग से हम पूछेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन है, उसका संग्रह बनाइए, तो यही होगा। तो अब बताइए कि यह जो है सुपरिभाषित है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, यह सुपरिभाषित है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर यह संग्रह सुपरिभाषित होगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे? समुच्चय का नाम देंगे। अतः अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो समुच्चय संग्रह है वह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं। ऊपर में आपको दिख रहा होगा, है ना,
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये जो इसे जो है प्राकृत संख्या का समुच्चय बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। तो आप देखेंगे कि यह संग्रह जो है सुपरिभाषित है कि नहीं। तो बताइए कोई भी प्राकृत संख्या का संग्रह बनाएगा तो 1 2 3 4, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, तो यह समुच्चय होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके नीचे है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, और इसे W से डिनोट किया जाता है। आगे है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को Z या I से डिनोट किया जाता है ना। I मतलब इंटीजर, पूर्णांक। अब ये पूर्णांक होते क्या है, जैसे 0 के दाईं तरफ इधर जो है, 0 के दाईं तरफ इधर होती है धनात्मक पूर्णांक। क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक, जो प्राकृत संख्या से मिलता जुलता है। और 0 के इधर जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये भी इधर इन्फिनिटी की ओर जाती है और ये भी इधर इन्फिनिटी की ओर जाती है। इधर जो जाएगा इन्फिनिटी की ओर उसे बोलेंगे प्लस इन्फिनिटी, और इधर जो जाएगा इन्फिनिटी की ओर उसे बोलेंगे हम माइनस इन्फिनिटी। तो जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर शामिल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो यह भी जो समुच्चय है, यह भी जो संग्रह है पूर्णांकों का संग्रह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक, क्योंकि सभी के लिए जो है पूर्णांक क्या है, यही रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब इससे बड़ा परिवार कौन है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं, और परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है कि यह P/Q के रूप में होता है, जहाँ पे नीचे वाला चीज यानी Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी Z पूर्णांक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे P का मान कुछ भी पूर्णांक रख सकते हैं, यहाँ पे पूर्णांक है ना, यहाँ P का मान कुछ भी रख दीजिए, 2 रख दीजिए, Q का मान क्या रख दीजिए, 3, या कुछ भी, मतलब 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। तो 2/3 क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और परिमेय संख्या का समुच्चय जो P/Q के रूप में नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या तो पूरा का पूरा नंबर है ना। आप जो भी नंबर सोच रहे हैं वो सबका सब क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है, और इसे हम डिनोट करते हैं। और इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, पूरा का पूरा परिमेय का और अपरिमेय का समूह वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। अब नीचे में देखिए, यहाँ पे है धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक क्या होता है, वैसा पूर्णांक जो पॉजिटिव हो, है ना। तो धन पूर्णांक कहाँ, इसको बोलते हैं Z प्लस या I प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक, अगर सिर्फ Z लिखा होगा, Z इस तरह का Z, तो इसको हम सिर्फ पूर्णांक बोलेंगे, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूर्णांक आ जाएंगे। लेकिन अगर Z प्लस लिखा हो या I प्लस लिखा हो तो इसमें जो पूर्णांक आएंगे सिर्फ धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव पूर्णांक आएंगे। ठीक है, अगला है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक मतलब क्या है कि अगर ऋण पूर्णांक होगा तो ऊपर में इस तरह से माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा या I माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर धन वास्तविक संख्या या ऋण वास्तविक संख्या का है तो वास्तविक संख्या को R से डिनोट करते हैं, R प्लस कर दिया जाएगा धन के लिए और R माइनस कर दिया जाएगा ऋण के लिए। अगर आपको कहीं भी मिले कि R प्लस, समझ जाना है कि वास्तविक धन संख्या है, और R माइनस तो वास्तविक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी समुच्चय को जो है 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहला समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा होता है दोस्तों है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, या इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी सेट को जो है समुच्चय को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा रोस्टर रूप।
आइए समझते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किसी भी सेट को जो है सेमी कॉलन के अंदर रखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या का समूह क्या किया हमने, सेमी कॉलन यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके अवयवों को डाला और बाहर से भी क्या है सेमी कॉलन बंद है, मतलब इधर और इधर से क्या है कर्ली ब्रैकेट बंद रहेगा और उसके अंदर जो है एलिमेंट को लिखा जाएगा। और इस सेट को ABCD के किसी कैपिटल लेटर से क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। जैसे कैपिटल लेटर A हो गया, आप B से डिनोट कर सकते हैं ना, किसी भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि A बराबर है AEIOU, ठीक है। तो एक मैंने सेट बनाया A बराबर AEIOU। तो देखिए इस सेट के अंदर जो AEIOU अवयव है इसको हमने क्या किया, मध्यम ब्रैकेट के अंदर इसको क्या किया, रख दिया और दोनों तरफ से मध्यम ब्रैकेट को बंद कर दिया है। ठीक है, तो यह सेट को लिखने का तरीका है। तो ये जो तरीका कहलाएगा, इस तरीका को हम बोलते हैं क्या, रोस्टर रूप बोलते हैं। कौन सा रूप, मतलब किसी भी सेट में अगर उसके अवयवों को दर्शाया जाएगा तो हम उसे बोलेंगे रोस्टर रूप, और किसी सेट में जो है उस अवयव के प्रॉपर्टीज को मतलब गुण को दर्शाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। जैसे AEIOU है, आप जानते हैं कि यह जो है अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। तो इसको जो है समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए सेट A बराबर, इसको भी सेट A नाम देते हैं या B कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल a लिखिए या स्मॉल x लिखिए। ठीक है, मतलब अंदर में जो भी लिखना है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, या ए से कीजिए चाहे x से कीजिए। और फिर लिखेंगे सच दैट, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे x। अब इसका मतलब समझिए, a बराबर जो है x सच दैट x, इसका मतलब है कि x जो है यानी जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं ना, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x, मतलब अब x के बारे में कहा जाएगा कि यह x जो है वास्तव में है क्या। तो बताइए यहाँ से देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि x क्या है, मतलब ये जो चीज लिखा हुआ है यह क्या है, तो आप जानते हैं कि स्वर है। किसका स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का। तो यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट, इसको सच दैट बोला जाता है, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक क्या है, स्वर है। और इसको फिर लास्ट में क्या किया कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें हम अवयव को नहीं दर्शाए हैं लेकिन इसके प्रॉपर्टीज को दर्शा दिया है, तो यह कहलाएगा समुच्चय निर्माण रूप और इसे हम बोलेंगे रोस्टर रूप। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर A बराबर है, पहले रोस्टर रूप में इसको सजा लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो है 1 2 3 4 किसका सेट है, तो अभी हमने बताया कि यह प्राकृत संख्याओं का सेट है। ठीक है, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखेंगे पहले x सच दैट x, जो x है सच दैट x। अब इस x के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि यह x क्या है। तो इस सेट को देखकर आपको क्या लगता है कि यह x क्या होना चाहिए, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x, यह x जो है क्या है, एक प्राकृत संख्या है। एक सब्जेक्ट एक क्या है, प्राकृत संख्या है, और वह एक कोई भी नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है ना, वह डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में हम कई तरीके से जो है एडजस्ट इसको कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टीज को दर्शा सकते हैं। एक क्या है कि x सच दैट x, अब x किससे बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या से, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू n। प्राकृत संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, n से डिनोट किया जाता है ना, तो इसका मतलब भी वही हुआ जो ये। ठीक है, x क्या है, नेचुरल नंबर है ना, इसका मतलब हुआ कि ये वाला ये जो ये साइन है या बिलोंग्स है ना, अगर इस साइड कोई लेटर है जैसे 1 है और इधर क्या है n है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है n से बिलोंग करता है, मतलब 1 एक नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर क्या है n है, इसका मतलब क्या है 2 बिलोंग्स करता है n से, यानी 2 जो है
n का यानी प्राकृत संख्या का क्या है, अवयव है। ठीक दोस्तों, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे a बराबर है, यहाँ से हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और इसको बंद कर दिया जाता है। अब बताइए इस सेट ए में जो है 1 से लेके कहाँ तक अवयव है, 5 तक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉट 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 का चिन्ह नहीं है। अब इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a बराबर x सच दैट x यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्या ही है। लेकिन यह प्राकृत संख्या क्या अनंत तक जा रही है, डॉट 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 का चिन्ह नहीं है तो अनंत तक नहीं है, मतलब फिक्स है कि 1 से लेकर 5 तक का प्राकृत संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, या इसको ऐसे भी लिखेंगे x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर तो अनंत तक होती है, तो इसके आगे हमको कॉमा देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि यह x कहाँ से कहाँ तक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे या x जो है 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाती है, फिर यहाँ पे बड़ा या बराबर का साइन देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और यह कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, मतलब ऐसा लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ सो समझिए, यह x जो है नेचुरल नंबर है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, x से। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बराबर का साइन नहीं देते और तब x से बड़ा x लिखते तो इसका मतलब है कि यह x जो है 1 से बड़ा है। नेचुरल नंबर तो है लेकिन 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कौन होगा, नेचुरल नंबर 2 होगा। लेकिन इसमें तो 1 भी शामिल है, तो 1 शामिल है, तो जब तक यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं देंगे तब इसमें 1 नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या दिए, इक्वल का साइन दिए। अब यह इसमें जो है x का मान जो है 1 हो गया, और 1 से बड़ा भी होगा, लेकिन वह बड़ा कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 5 तक। यानी x का मान 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन यह जा कहाँ तक रहा है, 5 तक। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी बराबर का साइन नहीं होता तब 1 से तो बड़ा होता, लेकिन 5 से x क्या होता, छोटा होता, तब इसमें 5 शामिल नहीं होता। लेकिन हमारे एलिमेंट में, हमारे सेट में तो 1 से लेकर 5 तक था, तो यहाँ पे बराबर का साइन देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और समझते हैं। इसी को एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। अगर आप यहाँ पे दोनों साइन नहीं देना चाहते हैं तो 1 से छोटा नंबर कौन होता है, 0, और 0 से बड़ा है क्या, x, और x किससे छोटा है, 6 से। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x नेचुरल नंबर है, या नेचुरल नंबर जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 1 आ जाएगा इसके अंदर। और 0 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है, तो 0 से बड़ा 6 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होगा, तो आपका जवाब होगा 1 से लेके 5 तक। आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, है ना, आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। देखिए, आप अगर इधर 1 लिखना चाहें तो 1 लिखिएगा तो बराबर का भी साइन होगा, मतलब 1 भी शामिल है। और इधर अगर आपको बराबर का साइन नहीं देना है तब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 6 से लिखना पड़ेगा। अगर बराबर का साइन दे देते हैं तब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, जैसे कोई सेट ए बराबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो आपका जवाब होगा कितने एलिमेंट है, देखिए तो 1 2 3 4 5, कितने नंबर है इसमें, 5 अवयव है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 जो है ए का अवयव है कि नहीं, या 2 जो है इस ए का अवयव है कि नहीं, तो दिखाई दे रहा होगा यह 2 जो है इस सेट में है, अतः 2 ए का अवयव है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो 7 जो है इस ए का अवयव है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि 7 इसमें है कि नहीं, तो नहीं है, तो 7 जो है ए का अवयव नहीं है। तो इसको लिखते कैसे, जो भी थोड़ी देर पहले बतलाए थे, कैसे लिखते हैं, इस तरह से सी टाइप का लिखकर, या सी नहीं है सी टाइप का लिखकर, और यहाँ पर क्या देते हैं, चिन्ह देते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं बिलोंग्स, क्या बोलते हैं, बिलोंग, या इसको एलिमेंट भी बोला जाता है, एलिमेंट है ना, इधर वाला पार्ट जो है इधर वाले पार्ट का क्या है, एलिमेंट होगा। ठीक है, इसको एप्सिलॉन भी बोला जाता है, एप्सिलॉन। ठीक, तो
अगर कोई नंबर, कोई भी अवयव जो है किसी सेट में होगा तो उसको हम बोलेंगे, यहाँ पर इस तरह का साइन देंगे, ठीक है। यानी दो जो है इस ए में है तो हम इसको लिखेंगे टू बिलोंग्स करता है ए से। पढ़ने का तरीका, टू बिलोंग्स करता है ए से, या दो जो है ए का अवयव है। क्या 7 जो है ए का अवयव है? तो आप बोलेंगे कि नहीं है। इसको क्या करेंगे, 7 जो है ए से बिलोंग नहीं करता है तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 जो है ए से बिलोंग करता है, 7 ए से बिलोंग नहीं करता है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें एक और चीज देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक तरह का इस तरह का सेट हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि बतलाइए 3 जो है एक अवयव है कि नहीं है, या 3 जो है एक अवयव है कि नहीं है। 3 आपको दिखाई दे रहा है, 3 एक अवयव है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 जो है एक अवयव है कि नहीं, अब बताइए 4 जो है या 4 जो है एक अवयव है कि नहीं है। तो कोई बच्चा जवाब देगा कि है, और कोई नहीं भी है ना। देखिए 4 जो है एक अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? 4 जो है एक अवयव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इस तरह से लिखते हैं ना, अब जो यह 4 जो है सेमीकोलन के अंदर बंद है, तो यह पूरा का पूरा जो है ना, अब जो है यह ए का अवयव है। बात समझ में आ रही है? यह खाली है, 4 के साथ मध्यम ब्रैकेट लगा हुआ है, इसीलिए यह एक अवयव नहीं कहलाएगा। 4 जो है एक अवयव नहीं है। लेकिन अब यह जो है 4 सेमीकोलन के अंदर बंद है, अब यह क्या है, एक अवयव है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। आगे जैसे आपसे पूछा जाए कि बतलाइए 7 जो है एक अवयव है कि नहीं, 7। तो देखिए 7 के साथ 8 है और ये पूरा मिलकर जो है यह एक अवयव है, तो सिर्फ 7 जो है एक अवयव नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, काट देंगे इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि बतलाइए 7,8 इस एक अवयव है कि नहीं है, तो अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मध्यम ब्रैकेट भी होना चाहिए, ये अभी जो है एक अवयव नहीं है। आगे आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 जो है यह जो है एक अवयव है कि नहीं, अब बताइए। नहीं, अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 के साथ 8 होना चाहिए, साथ में ब्रैकेट भी लगा होना चाहिए, तो यह भी जो है एक अवयव नहीं कहलाएगा। एक अवयव कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यह जो है एक अवयव होगा। तो हम समझते हैं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4 4 7, अब यह जो है एक अवयव है कि नहीं, बताइए। सेट ए में जो है 4 और 7 है कि नहीं, देखिए। तो देखिए 4 अलग है, 7 जो है 8 के साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ नहीं ना जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी जो है एक अवयव नहीं कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और उस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, है ना, यानी समुच्चयों के प्रकार के बारे में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।